नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस पर देश दुनिया का ताजा अपडेट, साथ ही गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले की सियासी हलचल और जाने माने उद्योगपति राजीव बजाज का लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 2200 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। सरकार ने पहले ही इन विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ये सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। कुछ दिन पहले ही इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में पुलिस ने सभी आरोपियों को वीजा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया था, इसलिए सरकार ने इन लोगों का वीजा रद्द कर दिया था। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के सिलसिले में तबलीगी जमात काफी विवादों में आ गया था। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में मार्च के महीने में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें शिरकत करने वाले कई लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। बाद में इन लोगों को यहां से निकाला गया और क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों की भी तलाश की गई जो इस जलसे में शामिल हुए थे। इसी सिलसिले में तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर आपराधिक मामला भी दायर किया गया है। बता दें, तबलीगी जमात मुसलमानों का एक धार्मिक संगठन है। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों के मुसलमान इस संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है। तबलीगी जमात के गेस्ट हाउस, जिसे मरकज कहा जाता है, वहां पर अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान लोग आकर ठहरते हैं। देश के जाने माने उद्योगपति राजीव बजाज ने भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को सबसे कठोर करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की ओर देखा और कठोर लॉकडाउन लगाने का प्रयास किया, जिससे संक्रमण का प्रसार भी नहीं रुका और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी औंधे मुंह गिर गया और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। राजीव बजाज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक तरह का ड्रैकोनियन लॉकडाउन है, ऐसा लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं हुआ। वहीं अर्थव्यवस्था के संकट पर राजीव बजाज ने साफ कहा कि हमें फिर से मांग पैदा करनी होगी। इसके लिए लोगों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में जो सरकारों ने दिया है, उसमें से 2/3 लोगों के हाथ में गया है, लेकिन हमारे यहां सिर्फ 10% ही लोगों के हाथ में गया है। वहीं इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए शुरुआत में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों को शक्ति देने की जरूरत थी और केंद्र सहयोग का काम करता। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल समय में मजदूरों, गरीबों, श्रमिकों, एमएसएमई और बड़े उद्योगों को भी मदद की जरूरत है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बीच देश के आर्थिक संकट और सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। राहुल गांधी इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से भी इन मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के पहले गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात कांग्रेस में उस समय जबरदस्त संकट खड़ा हो गया जब 2 और कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही अब तक 7 कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पार्टी के दूसरी राज्यसभा सीट जीतने पर सवाल खड़ा हो गया है। आज अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने अपने इस्तीफे स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी को सौंपे। अब राज्य की 183 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के 103 और विपक्षी दल कांग्रेस के 66 विधायक हैं। विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 34 विधायक चाहिए। ऐसे में 2 सीट तो अब सीधे तौर पर बीजेपी की झोली में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें जीतने के लिए 76 वोट की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस के हाथ से 1 सीट जाती दिख रही है। उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने पहले अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा को ही मैदान में उतारा था, लेकिन ऐन वक्त पर नरहरी अमीन को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारकर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। तो वहीं कांग्रेस ने भरत सिंह सोलंकी और शक्ति सिंह गोहिल को अपना उम्मीदवार बनाया है।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 9,304 मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,16,919 पर पहुंच गई। वहीं अब तक 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1,04,107 लोग कोरोना को हराने में कामयाब भी हुए हैं। आईसीएमआर के मुताबिक बुधवार तक देश में 42,42,718 टेस्ट किए गए हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या के साथ साथ कोरोना से मरने वालों की भी तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 74,000 को पार कर गई, तो वहीं 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 2,557 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 30 की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कोरोना से जंग जीत ली है। उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उधर तमिलनाडु और राजधानी दिल्ली में 25,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। दिल्ली में इस संक्रमण की वजह से 606 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं गुजरात में 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं। यहां 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के शीर्ष वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि भारत में कोविड-19 नवंबर से दिसंबर के बीच ही घुस आया था। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो इंडियन स्ट्रेन का मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर यानी MRCA नवंबर 2019 से ही फैल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में 30 जनवरी से पहले ही चीन से आने वाले यात्रियों के जरिए कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी थी। दुनिया भर में एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू किए गए लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के हॉटस्पॉट बदल रहे हैं। अब लैटिन अमेरिका में कोरोना के कई हॉटस्पॉट हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ईरान में एक बार फिर नया स्पाइक यानी कि नए मामलों में उछाल देखने को मिला है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 65,30,000 से ज्यादा हो गई है। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी 3,86,000 के पार चली गई। अमेरिका कोरोना से प्रभावित होने वाले देशों में अब भी पहले स्थान पर है। अमेरिका में 18,51,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं 1,07,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,84,000 मामलों के साथ ब्राजील इस सूची में दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक 32,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं रूस में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,000 के पार चली गई। वहीं ब्रिटेन में मौतों की संख्या 40,000 को पार कर गई। इस बीच स्पेन 22 जून से फ्रांस और पुर्तगाल के साथ अपनी सीमाओं को फिर से खोल देगा, तो इटली भी अब घरेलू यात्राओं में छूट दे रहा है। वहीं उत्तर कोरिया में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। फिलहाल के इस पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।